नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस यानी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, पसंद नहीं आती है तो इसको डिसलाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तो इसके लिए आपको जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से है। और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस नहीं करिए तो नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जो है ज्वाइन हो जाइए। कोई भी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार देखने को मिलता है मौलिक अधिकार के रूप में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, ये सरकार के विरोध में दिया गया है, यह सरकार के पक्ष में दिया गया है, तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार अभी प्राप्त है और कौन कौन अधिकार प्राप्त है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीयों को और भारत में जो भी विदेशी लोग आते हैं उनको जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कौन कौन से आर्टिकल जो है केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया है और कौन कौन आर्टिकल जो है भारतीयों और विदेशी दोनों के लिए प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देखिए जाकर। अगर वो नहीं देखिएगा तो क्योंकि मौलिक अधिकार हम स्टार्ट किए थे, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे भी थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए उस वीडियो को भी देखें और इसको भी देखें ताकि आपको एक कड़ी महसूस हो और एक तरह से कंटिन्यूटी बना रहे और वीडियो को आसानी से आप देख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जो है समानता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भारतीय संविधान जो है उनको कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया है, उनका क्या मौलिक अधिकार है, ताकि सरकार उससे मौलिक अधिकार छीन न सके। तो हुआ क्या कि मंडल आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि मंडल आयोग का क्या सिफारिश था, गठन क्यों किया गया, इसके विरोध में छात्रों के द्वारा जो है आग क्यों लगाया गया, अपने शरीर में आग लगाकर जो है प्रदर्शन किए, बहुत सारे छात्रों की इसमें मृत्यु भी हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं एक तस्वीर में राजीव गोस्वामी की ये तस्वीर है। इनके नेतृत्व में जो है मंडल कमीशन के विरोध में भारत में पूरी तरह से जो है आगजनी हुआ और बहुत सारे छात्रों ने अपने आप को आग लगा लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए उस समय। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंदोलन अपनी जगह है लेकिन मृत्यु ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था ये मुद्दा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में और समानता के अधिकार को पूरी तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कहते हैं, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी इसको बोलते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको देखने को मिलेगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में जो भी अनुच्छेद आता है सबको हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 के फर्स्ट में जो है विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। देखिए, आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार को बताता है, लेकिन इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। एक आर्टिकल 14 का 1 और आर्टिकल 14 का 2, 14 सेकेंड 14 फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बी टेंस लिया गया। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन छपता है एग्जाम में कि विधि के समक्ष समानता की बात जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईबीएल। ईबीएल की अवधारणा जो है पहली बार किसने दिया था, तो एबी डेसी नामक व्यक्ति था जिन्होंने विधि के समक्ष समानता की बात कही थी। यह एक नकारात्मक पक्ष है। क्यों नकारात्मक पक्ष है? क्योंकि विधि के समक्ष समानता कहता है कि देखिए, जैसा कि आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में अगर आप जाते होंगे तो एक लेडी रहती है जिसके हाथ में तराजू रहता है और आँख पे पट्टी बंधा हुआ रहता है। वो लेडी कहना ये चाह रही है कि हम अंधे हैं, मतलब हम किसी को नहीं जानते हैं। अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसान हैं, कोई मजदूर हैं, तो अगर कोई क्राइम किए तो सबके लिए जो है एक समान कानून है, सबको जो है एक ही प्रकार की सजा दी जाएगी। लेकिन संविधान में ये भी लिखा गया है कि अगर भारत के आप राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं,
क्या बोलते हैं उसको, संसद और विधानमंडल के आप सदस्य हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रियायत दिया गया है। कहा गया है कि अगर भारत के आप राष्ट्रपति हैं तो आर्टिकल 72 के तहत जो आपको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कोई क्राइम कर दिए और उसी समय जो है किसी न्यायालय के द्वारा उनको सजा सुनाई गई तो क्या करेंगे, वो अपना आर्टिकल 72 का प्रयोग कर लेंगे और अपनी सजा को माफ कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये रूल वहाँ पर फॉलो नहीं करता है, विधि के समक्ष समानता का नियम फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम आर्टिकल 14 के 2 यानी 14 के सेकेंड के तहत जो है हम लोग एक और पॉइंट ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं, तो विधि के समान संरक्षण की बात कहे हैं। ठीक है, तो ठीक है कि मतलब ऐसा कहा गया कि देखिए आप राष्ट्रपति हैं तो अपने पद पर रहिए, लेकिन जब आप अपने पद से हटिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और आपको सजा मिलेगी ही। ठीक है, तो यह जो है एक समान कानून की बात करता है, सभी के लिए एक समान कानून की बात करता है और होना भी चाहिए पूरे देश में। तो आपको ये जानना है कि विधि के समक्ष समानता जो है एक नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है, क्योंकि ये सभी के लिए एक कानून कहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों के लिए अलग कानून होनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं 14 का सेकेंड में, ये कह रहा है कि विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय और विदेशी दोनों पर यह कानून लागू होता है। जो विधि के समान संरक्षण की बात कहा गया है वो दोनों पर लागू होता है। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय सेना के लिए अलग कानून है। क्यों अलग कानून है, क्योंकि भारतीय सेना अगर कोई क्राइम कर देती है, सेना में कोई भी सैनिक के द्वारा अगर क्राइम किया जाता है तो उसका जो है मतलब कह सकते हैं कि सज़ा जो सुनाया जाता है वहाँ के जो है मार्शल लॉ होता है, कोर्ट ऑफ मार्शल, कोर्ट ऑफ मार्शल, कोर्ट ऑफ मार्शल के द्वारा जो है सजा सुनाया जाता है सेना के अधिकारियों के द्वारा। जो जनरली हम लोग का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है उसके द्वारा जो है सेना के अधिकारियों को न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा सजा दी जाती है, तो सेना के अपना एक न्यायालय होता है, कोर्ट होता है जिसको हम कोर्ट ऑफ मार्शल कहते हैं, उसके द्वारा दिया जाता है। तो उसके लिए जो है विधि के समान संरक्षण की बात होता है, विधि के समक्ष समानता की बात नहीं होता है। ठीक है, जैसे विदेशी कोई राजदूत है हमारे यहाँ रहते हैं, उनको हम अपने कानून के अनुसार उनको सज़ा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का मान लीजिए कोई राजदूत हमारे देश में आए, जैसे दिल्ली में जैसे होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों का एम्बेसी होता है और हमारा भी एम्बेसी पूरे दुनिया के अदर देशों में होता है। तो कोई राजदूत अगर भारत में अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको सज़ा हम अपने कानून से नहीं देंगे, वहाँ यहाँ की कानून से उनको छूट प्राप्त है। वो जिस देश के हैं उस देश में उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन सज़ा जरूर मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए कोई क्राइम कर देते हैं तो इनको उस समय सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है संविधान में। क्यों, क्योंकि इनको जो है क्षमादान का जो पावर होता है, जो शक्ति होता है वो प्राप्त है। अगर उस दौरान अगर इनको सजा दी जाती है तो खुद की सजा को खुद ही माफ़ कर लेंगे, इसलिए इनको उस समय सजा नहीं दी जाती है। तो विधि के समान संरक्षण ये कहता है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा आदमी वैसा कानून, यानी व्यक्ति के हिसाब से कानून जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहेगा, लचीला होते रहेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। सबके लिए समान कानून है तो है, सबके लिए जो है न्याय मिलेगा, सबको जो है सज़ा मिलेगी, लेकिन वक्त आने पर सबको सज़ा जरूर मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो आर्टिकल। एक आर्टिकल है 105, एक आर्टिकल है 194। आर्टिकल 105 क्या कहता है, तो संसद के जो भी सदस्य हैं, संसद में आप देखते होंगे कभी भी संसद का अगर सत्र चलता है तो हो हल्ला, कुछ अभद्र बात भी किसी के मुंह से निकल जाता है, तो इसके लिए जो न्यायालय में जो है वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। मतलब न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए संसद के सदस्यों को सजा नहीं दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। और आर्टिकल 194 कहता है विधानमंडल, जो राज्यों का विधानमंडल है उसमें विधानमंडल के जो भी सदस्य होते हैं अगर उनके द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जाता है या कुछ गलत बोल दिया जाता है तो उसके लिए न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते, न्यायालय उनको सजा नहीं सुनाएगी। तो ये कुछ पॉइंट था, आप देख लिए हैं अच्छी तरीके से। तो विधि के समान संरक्षण में ऐसा ही एक तरह से याद रखिए कि जैसा व्यक्ति वैसा कानून यहाँ पर थोड़ा सा लागू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और मूल स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रतिषेध है इसका, जो है निषेध किया गया, किसी इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो है इसके अलावा आप भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव मत करिए, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो है उनके उत्थान के लिए जो है एक अलग कानून जो है सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है ताकि उनका उत्थान हो और वो समाज की मुख्य धारा में मिल सके। ठीक है, तो इसलिए जो है कि महिलाओं और बच्चों की जब उत्थान की बात सरकार के द्वारा की जाती है तो हम लोग विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ओबीसी, SC, ST के उत्थान के लिए जो है उनको आरक्षण दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं होगा कि सवर्णों के द्वारा जो है हमारे खिलाफ जो है OBC, SC, ST के खिलाफ जो है
आंदोलन किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग पीछे रह गए, समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए किसी भी प्रकार से, जैसे बोल सकते हैं शिक्षा के आधार पर हो गया, या क्या बोलते हैं उसको सामाजिक आधार पर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो आर्थिक आधार पर वो पीछे रह गए, किसी भी 2-3 प्रकार हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। एक हो गया शिक्षा, सामाजिक, और एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, एक तरह से रुपया पैसा धन दौलत, इसे आधार पर अगर पीछे वो रह गए। क्योंकि देखिए अगर अच्छी लाइफ अगर चाहिए आपको तो धन दौलत तो होना जरूरी है। अगर किसी आधार पर जो है वो पीछे रह गया, बेसिकली देखा जाता है शिक्षा के आधार पर और धन दौलत के आधार पर, एक तरह से देखा जाता है इकोनॉमिकली जो है कितना जो है कोई भी व्यक्ति जो है सक्षम है अपने आपको जो है समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो सरकार उसके द्वारा उसके मतलब माध्यम से सरकार अपने कानून के माध्यम से जो है उनको कुछ सहायता प्रदान करती है ताकि वो अपने मुख्य धारा में मिल सके समाज के। चलिए अब आर्टिकल आता है 340 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कोई भी वर्ग अगर पिछड़ा रह गया, ठीक है, समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाया, तो उसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया कि एक आयोग का गठन आप कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन कौन लोग जो है समाज के मुख्य धारा से पीछे रह गए या पीछे छूट गए, तो उसको थोड़ा सा धक्का देने की, जैसे कि होता है कि गाड़ी कोई बंद हो जाती है तो हम लोग धक्का देकर उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को ये अधिकार संविधान देता है। आर्टिकल 340 के तहत कहता है कि अगर कोई समुदाय ऐसा है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गया, उसको आप क्या करिए, एक आयोग बनाकर पता करिए कि कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, और उनको थोड़ा सा धक्का दीजिए अपने कानून के माध्यम से ताकि वो समाज की मुख्य धारा में मिल सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। तो देखिए जब संविधान बन गया था तो SC और ST को संविधान के द्वारा ही आरक्षण प्राप्त था। ठीक है, SC और ST के बहुत सारे लोगों को जो है आरक्षण प्राप्त था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस समय कि जिनको आरक्षण की जरूरत थी, वो बहुत पीछे थे उस समय। ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से आगे चल रहे थे, लेकिन शैक्षणिक आधार पर जो हो गया वो पीछे थे थोड़ा सा, तो इसलिए जो है सरकार के द्वारा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कोई भी आयोग का गठन करना, ताकि उनको पता चल सके कि कौन सा लोग जो है, किस समुदाय के लोग जो है पीछे छूट गए हैं। तो सरकार के द्वारा जो है काका कालेलकर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया जाता है 29 जनवरी 1953 को, और काका कालेलकर ने 30 मार्च 1955 को अपना रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप देते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए 2399 जातियों को इसमें शामिल किया गया पिछड़ा वर्ग में, और कहा गया कि इन लोगों को ज़रूरत है सरकार को जो है थोड़ा सा धक्का लगाने का, थोड़ा सा कुछ कानून बनाकर इनको हेल्प करने का, ताकि ये समाज की मुख्य धारा में मिल सके। तो देखिए काका कालेलकर ने बेसिकली ये कहा था कि देखिए कुछ समुदाय जैसे कि 2399 समुदाय को उन्होंने शामिल किया था पिछड़ा वर्ग लिस्ट में, इतनी जातियों या इतनी समुदायों को जो है शामिल किया था, और कहा था कि इन लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर जो है निम्न है और इनको जो है ऊपर लाने की ज़रूरत है। सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी जो है बहुत ही कम है और सरकार को ये ज़रूरत है कि इनको आरक्षण देकर ऊपर बढ़ाया जाए। लेकिन नया सरकार बना था, आपको जैसे पता है कि 1951-52 में जो है पहली बार भारत में चुनाव हुआ था और नई सरकार थी। सरकार नहीं चाहती थी कि अभी हम आरक्षण देकर और सवर्ण लोगों या ऊंचे वर्ग के लोगों के खिलाफ हम हो जाएं, क्योंकि अगर आरक्षण देना था पिछड़ा वर्ग के लोगों को तो सवर्ण लोग जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन करने लगते। तो आपको देखने को मिलेगा मंडल कमीशन जब लागू होता है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा एकदम भयंकर आंदोलन पूरे भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, फाइल को इतना टेबल पर रख दिए, एकदम धूल पर गया, आराम से चलते रहा, प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे, किसी की नज़र जो उस फाइल पर नहीं पड़ी। आराम से काका कालेलकर का रिपोर्ट जो ऐसे पड़ा रह गया, धरा रह गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे, लेकिन उनका उस पर जो है किसी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं सन 1977 में, जैसा कि जानते हैं 1975 में भारत में आपातकाल लगा था। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी 77 में चुनाव कराने के लिए सोची, चुनाव भी हुआ भारत में और इंदिरा गांधी हार गई और भारत में जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। जनता पार्टी की सरकार आई थी सत्ता में और जनता पार्टी की सरकार आते ही मोरारजी देसाई ने क्या किया कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया फिर से। देखिए भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेलकर के नेतृत्व में हुआ था और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में बना था। इसका गठन जो है 20 दिसंबर 1978 ईस्वी को हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि 20 दिसंबर 1978 ईस्वी को जो है बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन होता है और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 12 दिसंबर 1980 को सौंप दिया। अब देखिए, जब रिपोर्ट ये सौंपे ना, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और फिर से चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि किसी के पास स्पष्ट बहुमत था ही नहीं। तो बहुमत नहीं होता है तो संविधान में प्रावधान है, अगर किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में फिर से चुनाव होगा। फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, फिर से वो फाइल को जो मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया था, क्योंकि मंडल कमीशन ने रिपोर्ट में बताया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दी जानी चाहिए सरकारी सेवाओं में। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और इनकी भागीदारी जो है सरकारी सेवा में बहुत ही कम है। और इन्होंने जो है मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 3743 जाति जो है वो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में हमने शामिल किया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मंडल कमीशन ने कितनी जातियों को जो है ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया था, तो 3743 जो है। और जब आप बात करते हैं कि काका कालेलकर ने, तो 2399, ठीक है, 2399, इसको लगभग 2400 भी बोल सकते हैं, एक कम है, ठीक है, तो लगभग 2400 2400 भी बोल सकते हैं। 2399 जातियों को जो है शामिल किया था काका कालेलकर ने। अब बात करते हैं 3743 जो है जातियों को शामिल किया था मंडल कमीशन ने, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। और ये कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी, तो 27% जो आरक्षण देने की बात कही थी। किसको? तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को। इसके बाद प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार के जो है प्रभाव पड़े और हमारी सरकार गिर जाए। तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये फाइल जो है ऐसे धरा के धरा रह गया, किसी ने लागू नहीं किया इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1989, सन 1989 में भारत में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद क्या होता है? बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात क्या होता है? 7 अगस्त 1990 को जो है संसद में ये घोषणा करते हैं कि हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। जैसे ही ये बात बोलते हैं कि पूरे देश में एक तरह से भौचाल मच गया, भौचाल जिसको भौकाल कहते हैं ना, भौचाल मच गया पूरे देश में। और सवर्ण जाति के जो भी लोग थे, जो भी छात्र थे, ठीक है, उनको जो है सबको बताया गया कि देखिए अब जो है आप लोगों को जो है जॉब नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि इतना 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया है और पहले से ही देखिए यहाँ पर 27% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, मिल जाएगा। उसके बाद जो है एससी को कितना 15% पहले से ही मिला हुआ है, एसटी को जो है 7.5% पहले से ही मिला है। कुल जो है आधा सीट यानी 49.5% सीट पर जो है आरक्षण वाले जो है कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा सवर्ण लोगों को ऐसा जो है मैसेज पूरे भारत में फैल गया और जगह जगह पर जो है आंदोलन पूरी तरह से छात्रों के द्वारा ये स्टार्ट हो गया। तो जैसा कि मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहा कि देखिए हम जाति आधारित जनगणना इधर तो हाल में हुआ नहीं, जनगणना हुआ था 1931 में, उसके बाद जाति आधारित जनगणना हुआ नहीं था। तो अनुमान एक लगाया गया कि देखिए ओबीसी की जनसंख्या जो है लगभग 43.7% है और सवर्ण की जनसंख्या जो है 16.1% है यानी 16.1% है और एससी की जनसंख्या जो है 16.6% है और एसटी की जनसंख्या जो है यानी 8.5% कह सकते हैं या 8.6%। तो इतनी जनसंख्या ओबीसी की है। लेकिन और गैर हिंदू की जो बात कहा गया कि मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब मिलाकर जो है कहा गया कि गैर हिंदू जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, उनकी जनसंख्या 17.5% के आसपास है। लेकिन कहा गया कि देखिए ओबीसी की जनसंख्या तो 43.7% है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम जब होता है या गवर्नमेंट जॉब जो होता है उसमें इनकी भागीदारी मात्र 12.5% है। तो ये नाइंसाफ़ी है इनके साथ। और प्रशासनिक सेवा में देखेंगे तो 4.5% के आसपास है, 4.8% यानी 5% भी कह सकते हैं इसको। तो ये मंडल कमीशन ने कहा कि देखिए इनकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन इनकी भागीदारी केंद्रीय जो भी सरकारी नौकरी होती है उसमें बहुत ही कम है, जो भी प्रशासनिक सेवा होता है उसमें बहुत ही कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब सरकार को ये अनुरोध किया गया किसके माध्यम से, तो बीपी मंडल के माध्यम से अपने रिपोर्ट में कहा कि सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि ओबीसी के जो भी व्यक्ति हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो हम लोग शामिल किए हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन जातियों को, तो उन लोगों को जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो किसी भी प्रधानमंत्री को ये हिम्मत नहीं हुआ करने का, लेकिन बीपी मंडल के नेतृत्व में जो बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिम्मत किया और इनको लागू करने की घोषणा की। जब ही घोषणा की पूरे भारत में जो है आंदोलन फैल गया और कुछ बच्चे जो है आग लगा ली अपने शरीर में और उनकी मृत्यु भी हो गई। लगभग 200 लोगों ने जो है आग लगाया था। ठीक है,
200 लोगों ने आग लगाने की प्रयास किया था और लगाया भी था, लेकिन उनमें से सिर्फ 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी। आग लगाने के पश्चात जो है 62 लोगों की मृत्यु हो गई। और देखिए ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये राजीव गोस्वामी की फोटो है। इनके ही नेतृत्व में जो है छात्र लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जो है इसमें जान चली गई। 62 लोग जो है जलाकर अपने आप को मार डाले। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं सरकार यही बोली कि देखिए जो संविधान कहता है उसके अनुसार ही हम जो है आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, ठीक है, आप लोग विरोध नहीं करिए। लेकिन ये सवर्ण लोग जो है माने नहीं और विरोध प्रदर्शन पूरा एकदम फैल गया पूरे भारत में और बहुत अच्छे तरीके से ये देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये प्रधानमंत्री हैं बीपी सिंह, ये प्रधानमंत्री हैं। 1989 में इनकी सरकार बनी थी और 1990 में सरकार इनकी गिर गई थी, ठीक है। तो ये जब चुनाव लड़ रहे थे 1989 में, जो चुनाव लड़ रहे थे, तो इनकी पार्टी है जन मोर्चा, ठीक है। ये जनता पार्टी से और लोकदल और कांग्रेस एस, जो कांग्रेस सोशलिस्ट थी, उससे ये मतलब क्या किए, गठबंधन किए और अपना नाम क्या रखे, जनता दल नाम रखे। उसके बाद क्या हुआ कि दो तीन दल और मिल गया। एक था जनता दल, जैसे ये जनता दल हो गया, और डीएमके और कुछ अन्य पार्टी को मिलाकर एक नेशनल फ्रंट बनाया गया। नेशनल फ्रंट एक पार्टी बनाया गया और इन्होंने मिलकर जो है चुनाव लड़ा। देखिए जब हम 1989 के चुनाव की हम बात करते हैं तो 3 गुटों में बटा हुआ था। एक हो गया नेशनल फ्रंट, ठीक है, दूसरा हो गया बीजेपी और तीसरा हो गया कांग्रेस। ये 3 गुट में जो है उसमें चुनाव हो रहा था। 3 बड़ी पार्टी एक तरह से कह सकते हैं चुनाव मैदान में था, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। कांग्रेस देखिए यहाँ पर 197 सीट कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास जो है 85 सीट है और जनता दल के पास 143 सीट है। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर भी कांग्रेस के जो भी लीडर थे जैसे कि राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री बनते, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और हमारी सरकार जो सत्ता में नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि विपक्ष में रहकर सरकार को जो है विपक्ष में रहकर हम काम करें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी और लेफ्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बाहर से सपोर्ट कर दी, किसको, तो नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर दी। उसके बाद जो है बीपी सिंह के नेतृत्व में जो है ये सरकार बन गए और प्रधानमंत्री ये बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है घोषणा कर दिया कि सवर्ण लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं कि मतलब हम जो ओबीसी बीपी मंडल ने एक तैयार किया है ओबीसी की कैटेगरी का जो लिस्ट है, उनको हम चाहते हैं कि मुख्य धारा में लाने के लिए इस कानून को हम लागू कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से बीपी सिंह ने इस कानून को लागू कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या था कि बीपी सिंह जो थे वो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के पश्चात, तो बीपी सिंह जो थे ये उस समय राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो जब ये वित्त मंत्री से हट गए, उसके बाद हटे, तो राजीव गांधी पर ये आरोप लगाने लगे बोफोर्स घोटाला का बात। बोफोर्स क्या था, तो एक बोफोर्स कह सकते हैं कि तोप खरीदा था भारत ने। तो क्या हुआ कि उस घोटाले में मतलब ये घोटाले की बात कहा गया था बीपी सिंह के द्वारा कि राजीव गांधी जो इन्वॉल्व हैं और प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया था उस समय। लेकिन बाद में जो है कोई ऐसा सबूत मिला नहीं। 1991 में जो है पुनः जो है फिर चुनाव होता है और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है। इससे पहले जो चंद्रशेखर बनते हैं प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए अभी हम क्या किए कि पिछड़ा वर्ग के बारे में देखें। तो इसी के साथ जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए भी सरकार के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई सवर्ण लोगों के द्वारा। जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनती है उसके पश्चात संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया जाता है 2019 में। उसके बाद क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया। किसको दिया गया 10% आरक्षण, तो जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं, क्योंकि देखिए किसी भी जाति में सभी लोग जो है अमीर नहीं होते, सभी लोगों में शिक्षा नहीं होती, कुछ न कुछ कमी होती है। इसलिए सरकार ने सोचा कि सवर्ण लोगों में जिन लोगों के पास जो है कम से कम यानी अधिकतम होना चाहिए क्या 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम, ईयरली इनकम, यानी एक साल में जो है ये 8 लाख रुपया या उससे कम कमाते हैं तो उनको जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी में। जो भी सरकार का जॉब आएगा उसमें आरक्षण दिया जाएगा। और एक व्यवस्था और किया गया कि 5 एकड़ से कम कृषि भूमि अगर किसी के पास है 5 एकड़ से कम, तब उसको शामिल किया जाएगा 10% आरक्षण में। इसके साथ ये भी कहा गया कि 200 मीटर स्क्वायर आवासीय भूमि होना जरूरी है। अगर उससे कम है तो चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 एकड़ को अगर कन्वर्ट करिएगा बीघा में तो 8 बीघा भूमि, लगभग 8, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए 8 से। तो इतना बीघा अगर ज़मीन है किसी के पास तो उसको भी EWS के अंदर शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए कहा जाता है कि EWS जब भारत में लागू हुआ था
तो 103वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें किस किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 को शामिल किया गया था। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, ये पूछता है कि ईडब्ल्यूएस जब भारत में लागू हुआ, आरक्षण 10% सवर्ण लोगों के लिए, तो कितने अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो 2 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये दोनों अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल आप लोग देख लिए, 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 2 आर्टिकल हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों के अंदर कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है, उनमें सभी को जो है एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी के लिए हैं तो आपको कम अवसर दिया जाएगा और आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको अधिक अवसर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान के द्वारा कहा गया है कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा, सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। और संघ और राज्य के अंदर जो भी जॉब आता है, जो भी सरकारी सेवा आता है, सभी को जो है एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत जो इंदिरा गांधी एक मामला आया था। इंदिरा गांधी का मामला ये था कि इन्होंने कहा था कि देखिए आरक्षण बहुत ज़्यादा है, तो आरक्षण बहुत ज़्यादा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, देखिए आरक्षण ज़्यादा है लेकिन 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हम। जैसा कि आप जानते हैं अभी 49.5% आरक्षण है और प्लस 4% किसका है? तो ये विकलांग लोगों के लिए 4% अलग से दिया गया है। तो इंदिरा गांधी मामला जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बाद रामानंदन समिति बना। रामानंदन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1993 में जो है कहा गया कि देखिए इतना 27% आरक्षण दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? तो ओबीसी कैटेगरी को। तो इसके खिलाफ जो इंदिरा साहनी मामला पहुंच गया। तो इसी बाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए 2 कैटेगरी बनाया, रामानंदन समिति की सिफारिश में 2 कैटेगरी बनाया। एक को बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, एक को बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी का मतलब ये हो गया कि वैसे व्यक्ति जिनकी सैलरी 8 लाख सालाना से अधिक है, यानी 8 लाख से अधिक अगर साल में कमाते हैं, तो उन व्यक्तियों या उनके बच्चों को जो है ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गया कि जो 8 लाख से कम है उनको नॉन क्रीमी लेयर NCL, जैसे NCL सर्टिफिकेट भी बनता है, तो नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो अभी भी जिसको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है और जो लोग होते हैं वही इस आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो देखिए हुआ क्या कि जब ओबीसी आयोग को लागू कर दिया गया, उसके बाद जो है बात थी संवैधानिक प्रावधान की। तो हुआ क्या कि देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NCBC बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को होती है। तो उस समय जो है इसको संसदीय अधिकार प्राप्त था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, क्योंकि संसद में एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 14 अगस्त 1993 को, लेकिन संवैधानिक दर्जा उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। तो 2018 में बीजेपी की सरकार के द्वारा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में ये संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान की गई। 102वां संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन किया गया था, 102 संविधान संशोधन हुआ था और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया और जो पहले इसको संसदीय दर्जा मिला था उसको निरस्त कर दिया गया, हटाकर और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। वर्तमान में देखेंगे तो इसके अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर हैं, जो इनका फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यही व्यक्ति जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। तो 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। जैसे कि आप अगर बात करते हैं 10 साल 15 साल पहले की, तो भारत में ये छुआछूत की समस्या बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थी, अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। जैसा कि गांव और में देखते थे कि कुआं पर अगर नीची जात के कोई जो लोग चले जाते थे, तो जब तक वो उसकी साफ सफाई नहीं होती थी फिर ऊंची जात के लोग नहीं जाते थे। मंदिर में भी होता था, बहुत जगह जितने भी सरकारी जगह होती थी वहाँ पर भेदभाव होता था, छोटी जातियों और बड़ी जातियों के बीच ऐसा चलता था। तो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया अस्पृश्यता के अंत आर्टिकल 17 में होनी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं।
संविधान में इसकी परिभाषा नहीं मिलती है कि किस चीज़ को हम लोग जो है अस्पृश्यता के अंदर रखेंगे। इसका जो है डिसीजन कौन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी केस किया है अनटचेबिलिटी के मामले में, अस्पृश्यता के मामले कि ये व्यक्ति जो है हमारे साथ जो है अस्पृश्यता का भाव रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और संविधान में इसकी कोई परिभाषा डिफिनेशन नहीं मिलती है कि किस किस चीज़ को हम लोग अस्पृश्यता के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 1955 में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। उसके माध्यम से कहा गया कि अस्पृश्यता जो है एक दंडनीय अपराध है, कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है छुआछूत की भावना न रखे। उसके बाद जो है 1976 में इसको बदलकर इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण जो है रख दिया गया। इसका नाम 1976 में, 55 में रखा था अस्पृश्यता निवारण और 76 में इसका नागरिक अधिकार संरक्षण इसको रख दिया गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 17 कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपल है कि 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, भारत में अब कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ जो है ऐसा भाव न रखे कि उसे छुआछूत की भावना हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल जो 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। जैसा कि आप जानते हैं कि उस मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, राजा महाराजाओं का जब समय होता था तो उसमें क्या होता था, उपाधि होता था। प्रत्येक राजा के पास कुछ न कुछ उपाधि होती थी। जैसा कि अभी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि ये राजा का ये उपाधि, ये राजा का ये उपाधि, तो बहुत सारे राजा को जो है उपाधि मिलता था। लेकिन भारत के संविधान जब बनकर तैयार हुआ, लागू हो गया, उसमें आर्टिकल 18 जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़कर, एक शैक्षणिक और दूसरा सैन्य। सेना में जो भी सैनिक को उपाधि मिलता है वो उपाधि नहीं, एक सम्मान है। और शैक्षणिक जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं उनको भी कुछ उपाधि दी जाती है, वो भी एक सम्मान के तौर पर है। ठीक है, तो कहा गया कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, भारतीय नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से, किसी भी दूसरे देश से जो है कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन कहा गया कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में जॉब करता है, विदेशी नागरिक भारत में जॉब करता है, तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो किसी दूसरे राज्य से यानी किसी दूसरे देश से वो उपाधि प्रदान नहीं, मतलब उपाधि नहीं ले सकता है। मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है, भारत में आके जॉब करता है, अब फ्रांस का कोई सम्मान उसको दिया जा रहा है, फ्रांस के सरकार के द्वारा उसको कोई उपाधि दिया जा रहा है, जब तक भारत के राष्ट्रपति की परमिशन नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, ये केस आ गया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ये केस आया था 1954 में, जब भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के खिलाफ याचिका दायर किया गया था। और कहा गया कि देखिए आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, क्योंकि भारत रत्न एक क्या है, उपाधि है, और पद्म पुरस्कार भी एक उपाधि है। किनका कहना था, बालाजी राघवन का कहना था। इसी के लिए उन्होंने याचिका दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया कि देखिए ये जो है ना, आप भारत रत्न की जो बात कर रहे हैं और पद्म पुरस्कार की जो बात कर रहे हैं, ये जो है एक सम्मान है। ठीक है, ये सम्मान है, उपाधि नहीं है। यानी भारत के लोगों को या विदेशी लोगों को हम एक सम्मान दे रहे हैं ताकि अपने क्षेत्र में और बेहतरीन कार्य कर सकें। ठीक है, हम अपने मतलब जो भी लोग हैं उनको जो है हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक सम्मान के तौर पर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कोई भी व्यक्ति जो है इस सम्मान को जो है अपने नाम के साथ कभी यूज नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे। अगर आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और नोट कर लीजिए जो ज़रूरत होगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता, बार बार इसको रिवीजन करिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए। ठीक है, और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।